फिल्म की शुरुआत होती है एलियट और उसकी प्यारी बेटी के साथ। वे एलियट के बॉस ओडेल के घर जा रहे हैं। ओडेल आखिरी स्टेज के कैंसर से जूझ रहा है, इसलिए वो एलियट को कंपनी का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। एलियट इस बात से बहुत उत्साहित था, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। इन बातों के दौरान एलियट को ओडेल का फोन आता है, जो 1 घंटे की देरी के कारण गुस्से से लाल हो रहा था। एलियट उससे माफी मांगता है और तभी उसे जोरदार छींकें आने लगती हैं। उसे धूल से एलर्जी थी, इसलिए ड्राइविंग करते समय उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो वो भयानक दृश्य देखता है। माइनस एलियट ने एक छोटे से प्यारे यूनिकॉर्न को टक्कर मार दी थी और वो दर्द से कराह रहा था। रिडले, उसकी मासूम बेटी, उस चमकते हुए सीन को छूती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अचानक किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। वह इस अनुभव में खोई हुई थी कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसका पिता चीख रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिससे वो उस मासूम यूनिकॉर्न को बेरहमी से मार रहा था। रिडले उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। ये लोग उस बच्चे यूनिकॉर्न के शरीर को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां से सबूत मिटाया जा सके। आखिरकार अब ये लोग ओडेल के घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें ओडेल और एलियट की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां ओडेल उसे बताता है कि उसने अब अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद उसे लगता है कि केवल एलियट ही इस कंपनी को संभाल सकता है। उसकी बात पर सहमत होते हुए एलियट उन्हें व्यापार से जुड़े कई प्रस्ताव देने लगता है। इससे पहले कि ओडेल इन कागजों पर साइन करे, वो एलियट से कहता है अभी नहीं। अब उसे लगता है कि उसे एलियट और रिडले के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। वो उन्हें थोड़ा और बेहतर जानना चाहता है। ऊपर हमें रिडले दिखाई देती है, जो बहुत हैरान थी। जब उसने अपना चेहरा धोया तो उसके चेहरे के सारे मुहासे पूरी तरह से गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। और ये सब उस यूनिकॉर्न के खून की वजह से हुआ था जो उसके चेहरे पर गिर गया था। रिडले दौड़कर अपने पिता के पास जाती है और उसे बताती है, पिताजी सुनिए, कुछ जरूरी है, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। लेकिन एलियट मना कर देता है और कहता है कि उन्हें थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा, क्योंकि ओडेल उसके और रिडले के साथ समय बिताना चाहता है। अभी वे बात ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। बाहर से आने वाली आवाज और भी भयानक होती गई। सभी बाहर भागे और देखा कि किसी चीज ने एलियट की कार की खिड़की तोड़ दी और बाहर निकल आया। उन सभी को एक यूनिकॉर्न देखकर आश्चर्य हुआ। यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी डर जाता है और इस यूनिकॉर्न पर गोली चला देता है। सभी हैरान थे, वे एक ही सवाल पूछ रहे थे, यह क्या है? रिडले ने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये साफ दिख रहा है कि ये एक बच्चा यूनिकॉर्न है। एलियट को भी लगा कि अब कुछ भी छिपाना ठीक नहीं है, इसलिए उसने ओडेल के सामने कबूल कर लिया कि इस यूनिकॉर्न को उसकी कार ने टक्कर मारी थी। रिडले एलियट को फोन करती है और उसे बताती है कि उसके चेहरे के मुहासे भी अचानक गायब हो गए। तब एलियट को भी याद आया कि कार में उसे बहुत धूल से एलर्जी हो रही थी, लेकिन यूनिकॉर्न का खून गिरने के बाद उसे बिल्कुल भी छींक नहीं आई। एलियट को यह भी याद आया कि जब वो ओडेल को कागज दिखा रहा था तो अचानक उसकी नज़र धुंधली हो गई थी, और जब उसने अपना चश्मा उतारा तो उसे ठीक से दिखने लगा था, यानी उसकी दृष्टि भी सुधर गई थी। रात में एलियट रिडले से मिलने आता है, जो चिंता में बैठी थी। वह रिडले से पूछता है, जब तुमने यूनिकॉर्न का सींग पकड़ा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया? वह उसे बताती है कि उसने यूनिकॉर्न के साथ एक अजीब जुड़ाव महसूस किया और अब उसे लगता है कि उन्होंने यूनिकॉर्न को ओडेल के परिवार को देकर बहुत बुरा किया है। उसे लगता है कि वे लालची हैं। वह उसे बताती है कि वे यूनिकॉर्न को छुड़वा लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन एलियट ने उसे मना कर दिया और उसे ऐसा सोचने भी नहीं दिया। प्रमोशन रुक जाएगा। उसका स्वार्थ देखकर रिडले गुस्से में उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और अपने परिवार की तस्वीरों को देखने लगती है। अपनी माँ की तस्वीर के पीछे उसे एक यूनिकॉर्न का दृश्य दिखाई देता है और वह तुरंत यूनिकॉर्न के इतिहास की तलाश करने लगती है। इतिहास पढ़ते समय उसे पता चलता है कि कई शिकारी और राजाओं ने यूनिकॉर्न का शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ सिवाय एक नेक दिल वाली लड़की के। उस लड़की के माध्यम से उन्होंने आखिरकार यूनिकॉर्न को मार डाला। उसे मारने के बाद उसे एक महल में रखा गया, जिसके बाद उसे शाही गुलाम बना दिया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूनिकॉर्न की कहानियां बदलने लगीं और इन कहानियों में यूनिकॉर्न को राक्षसों के रूप में दिखाया गया। ये सब खोजने के बाद वो सो जाती है और उसे रात में बहुत डरावने जंगलों के बुरे सपने आते हैं। खैर, जब वो सुबह उठी तो उसे और एलियट को एक टेस्ट के लिए ले जाया गया, क्योंकि उनके शरीर पर यूनिकॉर्न का खून लगा था। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की टीम देखना चाहती थी कि यूनिकॉर्न के खून ने उनके शरीर में क्या बदलाव किए हैं, और ओडेल ने अपने घर पर एक पूरी साइंस लैब खोल रखी थी, जहां उस यूनिकॉर्न का भी परीक्षण किया जा रहा था। बहुत कुछ जानने के बाद डॉक्टर सॉन्ग, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन सभी को एक प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि यूनिकॉर्न में कितनी अनोखी क्षमताएं हैं। उसके खून और सींग में किसी को भी ठीक करने की शक्ति है। फिर डॉक्टर भाटिया यूनिकॉर्न के अनोखे सींगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोड़ रहे थे।
लेकिन अपनी बातों की पुष्टि करने के लिए उन्हें थोड़ा और अध्ययन करना पड़ा। ओडेल और उसके बेटे दोनों ने उन्हें इसकी अनुमति दी। ये पुष्टि करने के बाद कि यूनिकॉर्न के सींग का पाउडर किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, इसका पहली बार ओडेल पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है, उसे वैसे भी मरना है, इसलिए अगर प्रयोग का कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब ये सब हो रहा था जब अचानक दूसरे डॉक्टरों को पता चला कि यूनिकॉर्न के बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी मजबूत हो गए थे। यहाँ एलियट और ओडेल एक साथ बैठे थे। ओडेल को अभी तक अपने शरीर में कोई नकारात्मक चीज महसूस नहीं हुई थी, यानी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए उसे लगा कि वो ठीक होने वाला है, जिसके लिए उसने एलियट को धन्यवाद भी दिया, क्योंकि उसकी वजह से उसे अपनी जिंदगी मिल रही थी। वह एलियट को अपना बिजनेस पार्टनर भी कहता है और एलियट इस छोटी सी बात से खुश है। यहाँ ओडेल का बेटा देखता है कि रिडले अभी भी यूनिकॉर्न के बारे में रिसर्च कर रही है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ओडेल यहाँ आया। सभी के साथ डॉक्टर सॉन्ग भी हैरान थे कि कुछ ही घंटों में आखिरी स्टेज का कैंसर पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकता है। ओडेल का पूरा परिवार और एलियट भी खुश थे, लेकिन रिडले असहज दिख रही थी। ओडेल अब डॉक्टर सॉन्ग से यूनिकॉर्न को तैयार करने के लिए कहता है। वे इसे अपने हेडक्वार्टर ले जाएंगे और ये पता लगाने के लिए इसका और परीक्षण करेंगे कि इससे और क्या किया जा सकता है। दरअसल ओडेल की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, लेकिन डॉक्टर सॉन्ग यहाँ उसे बुरी खबर देते हैं कि इन यूनिकॉर्न सेल्स को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। तो ओडेल की पत्नी ने कहा, तो क्या हुआ, हम फिर भी इसका विज्ञापन करेंगे, क्योंकि सप्लाई जितनी कम होगी डिमांड उतनी ज्यादा होगी और मुनाफा उतना ज्यादा होगा। यहाँ रिडले ने यूनिकॉर्न का इतिहास उठाया। इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सभी अपने नए प्रोडक्ट का विज्ञापन करने में व्यस्त थे। खुशी में ये लोग यूनिकॉर्न का खून भी पीते हैं। रिडले अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है और वो उन सभी को बताती है कि 1000 साल पहले यूनिकॉर्न को राक्षस माना जाता था, क्योंकि जब भी किसी ने यूनिकॉर्न से कुछ बुरा कहा, उनका शिकार करने या उन्हें मारने की कोशिश की, तो उनके साथ कुछ बुरा जरूर होता था। वो अपना भाषण समाप्त करती है और कहती है, मुझे बस लगता है कि हमें इस यूनिकॉर्न को आज़ाद कर देना चाहिए। लेकिन वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे गलत कहने लगते हैं और ओडेल गुस्से में एलियट की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। रिडले को पता चला कि ये लोग लालच में पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वो फैसला करती है कि वो उनका समर्थन नहीं करेगी। वो अपने पिता को भी चेतावनी देती है, लेकिन उसके पिता उसके साथ जाने के लिए सहमत नहीं होते हैं और गुस्से में वो यहाँ से जाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। उसे आसमान में कुछ अजीब रोशनी दिखाई देती है, जबकि यहाँ हम देखते हैं कि उस यूनिकॉर्न को सुरक्षित रूप से हेडक्वार्टर ले जाने के लिए एक अजीब सुरंग बनाई गई थी। जब डॉक्टर सॉन्ग और भाटिया उस यूनिकॉर्न को इस सुरंग से बाहर निकाल रहे थे, तो उनके मशीनों ने अचानक महसूस किया कि यूनिकॉर्न के सींगों से निकलने वाले बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अचानक एक सीमा से ज्यादा मजबूत हो गए थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पूरे इलाके की लाइटें बंद हो गईं और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बंद हो गए। अब ओडेल एलियट को ये देखने के लिए भेजता है कि समस्या क्या है। जैसे ही वो जांच करने के लिए सुरंग के अंदर जाता है, वो देखता है कि सुरंग में विस्फोट हो गया है और डॉक्टर सॉन्ग के शरीर का एक बड़ा सींग सुरंग में घुसा हुआ है। सुरंग के अंदर की परछाई से एलियट देख सकता है कि एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न गुर्रा रहा है। सभी को बचाने के लिए बाहर के गार्ड उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ कार में यूनिकॉर्न ने रिडले पर भी हमला कर दिया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए एलियट रिडले की ओर दौड़ता है और उसे कार से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब जिस यूनिकॉर्न से एलियट ने रिडले को बचाया था, वो एलियट पर हमला करने वाला था। अपने पिता को बचाने के लिए रिडले अपने पिता से भागने के लिए कहती है और वो खुद यूनिकॉर्न को विचलित करने लगती है। लेकिन जब वो प्राणी रिडले के करीब आता है, तो रिडले को लगता है कि वो प्राणी रिडले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसे ही वो रिडले के करीब आता है, उसका यूनिकॉर्न सींग भी चमकने लगता है। इससे पहले कि रिडले उसे छू पाती, गार्डों ने भी यूनिकॉर्न पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसके कारण यूनिकॉर्न को यहाँ से भागना पड़ा। जमीन पर बहुत खून पड़ा था, जिससे उन्हें यह भी पता चला कि गार्डों ने उन यूनिकॉर्न को घायल कर दिया था। अंदर हम देखते हैं कि ओडेल का बेटा अब रिडले को डांट रहा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस बच्चे यूनिकॉर्न के माता पिता भी यहाँ हमला करने आ सकते हैं। रिडले ने कहा, मैंने आपको बताया था और मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन कम से कम किसी ने तो मेरी सुनी होती। यहाँ रिडले सबके सामने कबूल करती है कि वो यूनिकॉर्न से एक खास तरह का आकर्षण महसूस कर रही है। इसी तरह उसने बच्चे यूनिकॉर्न को छूकर एक अजीब जुड़ाव महसूस किया था, और अब जब वो उसके माता पिता के करीब आती है तो उसे वही जुड़ाव महसूस होता है। ये सुनकर ओडेल की पत्नी कहती है कि शायद इसीलिए यूनिकॉर्न ने उस पर हमला नहीं किया। अब रिडले उन्हें समझाती है कि अब आपके लिए बच्चे यूनिकॉर्न को छोड़ने का समय आ गया है, लेकिन यहाँ ओडेल बहुत चालाक था। ओडेल अपनी बातों को घुमाते हुए कहता है कि वे किसी निर्दोष को व्यर्थ में मरने नहीं देंगे। वे उन घायल यूनिकॉर्न को भी पकड़ेंगे ताकि वे उनसे ज्यादा फायदा उठा सकें।
ओडेल का बेटा डॉक्टर भाटिया को बातचीत में डालता है और उससे यूनिकॉर्न का पाउडर चुरा लेता है और अकेले जाकर उन्हें रासायनिक पदार्थों की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ रिडले बाहर जाकर कार में बैठ गई थी क्योंकि वो अब यहाँ नहीं रह सकती थी। वो इतनी क्रूरता नहीं देख सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा। उसे वही रोशनी फिर से दिखाई दी जो उसने पहले देखी थी और अब उसने सोचा कि वो अपने पिता को ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो फिर से रोशनी की ओर देखती है और उसे उन रोशनी में कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से घर के अंदर जाती है और यूनिकॉर्न की उन सभी तस्वीरों को मिलाती है जो उसने निकाली थीं और उन्हें आपस में जोड़ती है और उसे पता चलता है कि यूनिकॉर्न में खुद को ठीक करने की क्षमता है। जिन यूनिकॉर्न को ओडेल और इलियट घायल समझ रहे थे और उनका शिकार करने गए थे, वे उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इलियट खतरे में था। रिडले तुरंत उसे सूचित करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलियट का फोन बजने लगा और उसे खतरे का एहसास हुआ। इसी बीच उसने एक चमकीला यूनिकॉर्न अपनी ओर आते हुए देखा। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, यूनिकॉर्न ने अचानक उसके एक गार्ड पर हमला कर दिया। ओडेल और एलियट जल्दी से घर के पीछे की ओर भागे, जबकि यूनिकॉर्न उनका पीछा करते हुए पीछे से कई गार्डों को मार रहा था। अब ओडेल आगे आता है और यूनिकॉर्न पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनिकॉर्न अपने सींग को उसके शरीर में घुसाकर उसकी जान ले लेता है। ये लोग जल्दी से घर के अंदर आते हैं और घर के सभी दरवाजे बंद कर देते हैं। एलियट किसी को भी घर से बाहर न निकलने के लिए कहता है। अब ये लोग पुलिस को सूचित करने वाले थे, लेकिन यूनिकॉर्न ने बाहर से उनका कनेक्शन काट दिया। उन्होंने यहाँ बिजली की सप्लाई काट दी। ये लोग कैसे बाहर जाएं? बिजली का गेट भी बंद था। ओडेल की पत्नी सुझाव देती है कि किसी को तो सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी को यूनिकॉर्न को विचलित करना होगा और गेट खोलना होगा। ओडेल की पत्नी ये काम एलियट और डॉक्टर भाटिया को देती है। दोनों हैरान थे, लेकिन अब जब उन्हें अपने बॉस से आदेश मिल गया था तो उन्हें ये करना ही था। बच्चे यूनिकॉर्न के सींग को एक सुरक्षित केस में रखने के बाद डॉक्टर भाटिया उदास होकर एलियट से कहती है कि उन्हें किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। ओडेल और उसके जैसे लोग बहुत स्वार्थी हैं। वे केवल अपने फायदे और अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में नहीं। वह उसे बताती है कि उसे उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। ये लोग अब यूनिकॉर्न को बाहर ले जाते हैं ताकि यूनिकॉर्न अपने माता पिता से मिल सके। दूसरी ओर उन्होंने बाहर का दरवाजा भी खोल दिया था। बेलिंडा, ओडेल की पत्नी, जल्दी से बाहर आती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे याद आता है कि उसका बेटा अंदर ही रह गया था। वो अभी भी यूनिकॉर्न के पाउडर का आनंद एक नशे की तरह ले रहा था, क्योंकि अब उसे उसकी लत लग गई थी। जब यूनिकॉर्न देखते हैं कि उनके बेटे का सींग गायब है तो वे गुस्से में डॉक्टर भाटिया को मार डालते हैं। हम देखते हैं कि एलियट अपनी बेटी रिडले को लेने घर आया था और ओडेल की पत्नी अपने बेटे को लाने। इसी बीच लड़का नीचे आया जो अभी अभी रिडले की छापी हुई यूनिकॉर्न की कहानियों की तस्वीरें देखकर आया था। वो उनसे कहता है कि बच्चे, यूनिकॉर्न को छोड़ने का रिडले का विचार बकवास था। हालांकि रिडले खुद उन्हें नियंत्रित कर सकती थी, क्योंकि इन तस्वीरों में ये साफ था कि जब यूनिकॉर्न के सामने बड़े शिकारी आए तो एक खूबसूरत अविवाहित लड़की आई और उन्हें नियंत्रित किया। वो अब यूनिकॉर्न को रिडले के माध्यम से पकड़ने का आदेश देता है और वो एलियट के हाथ से यूनिकॉर्न का सींग भी छीन लेता है, जिसे वो बाहर यूनिकॉर्न को वापस करने वाला था। एलियट को अब अपने लालच पर पछतावा हो रहा था। वो अपनी बेटी को खतरे में क्यों डालेगा, इसीलिए उसने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया। उनकी बातचीत के दौरान यूनिकॉर्न चीखते हुए अंदर आए और बाहर से दरवाजा तोड़ दिया। एलियट और रिडले जल्दी से एक बंद कमरे में जाकर छिप गए, जबकि ये दोनों अभी भी बाहर थे। उसकी माँ कहती है, तुम ये सींग यूनिकॉर्न को दे दो, लेकिन वो रासायनिक पदार्थ की अपनी लत के कारण ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो उसके हाथ से कंटेनर छीन लेती है, लेकिन उसमें सींग नहीं था। दरअसल एलियट ने पहले ही सींग निकाल लिया था। रिडले एलियट के हाथ में सींग देखकर बहुत हैरान है और एलियट कहता है कि उसने तुम्हें बचाने के लिए इसे चुराया था। तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ बाकी सब संभाल लूंगा। वो अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने कहा, तुम जाओ, इसी तरह तुम्हारी माँ से मेरा वादा पूरा होगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रिडले उसकी बात सुनकर बाहर चली गई, जहाँ यूनिकॉर्न घूम रहे थे। यूनिकॉर्न उसके करीब आए, लेकिन जब वे करीब आए तो यूनिकॉर्न ने उससे कुछ नहीं कहा। रिडले उसकी गोद में बैठ गई और रोने लगी। यूनिकॉर्न को इस तरह आराम से बैठे देखकर शेफर्ड उस लड़के के दिल में फिर से लालच आ जाता है और वो रिडले की गोद में लेटे हुए काले यूनिकॉर्न के पैर बांधने लगता है ताकि वो उसे पकड़ सके। इससे पहले कि वो यूनिकॉर्न के साथ कुछ गलत करे, एलियट वहां आ जाता है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए यूनिकॉर्न के सींग को शेफर्ड के शरीर में घोंप देता है। वो उसे मार डालता है और यहाँ उसके लालच का अंत कर देता है। इतने दर्द और पीड़ा में शेफर्ड अपने हाथ में पकड़े तीर से एलियट को घायल कर देता है। दर्द के जुनून में एलियट शेफर्ड को भी उठाता है और उसे दूर फेंक देता है और दोनों गिर पड़ते हैं। रिडले जल्दी से अपने पिता के पास आती है और देखती है कि उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। एलियट मर जाता है
और रिडले रोने लगती है। जब वो रोती है तो दोनों यूनिकॉर्न अपने सींगों को आपस में जोड़ते हैं और यहाँ एक अद्भुत जादू करते हैं, जिससे वे एलियट के शरीर को वापस जीवन में ला देते हैं। वे उसे फिर से जीवित कर देते हैं। रिडले अपने पिता को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश होती है। वे अपने जुनून में एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जिसने सोचा था कि यहाँ मरने वाले सभी लोगों के पीछे सिर्फ रिडले और एलियट हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। हालांकि एलियट और रिडले ने उन्हें पूरी कहानी बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसी फिल्मी कहानी कौन सुनने को तैयार था। लेकिन तभी यूनिकॉर्न दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें संकेत देते हैं। वे रिडले को ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते थे। यूनिकॉर्न को अपना रास्ता दिखाते हुए ये फिल्म यहीं समाप्त होती है।